हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज वापस एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस। यहां से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं आज के टॉपिक को। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन। इसके पहले एक मोटिवेशन के द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग यूर बेस्ट टुडे। ओके, जो हमें आगे की जो सफलता चाहिए उसके लिए निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिल पाती है, वो हमारे रोज के छोटे छोटे जो कदम हम ले रहे हैं उनसे हमें सफलता मिलती है। ओके, तो एक दिन में कोई सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विथ चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या है? तो चेन का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर एक कुछ तो ऐसे मिला हुआ है। ओके, एक के अंदर एक कुछ तो ऐसे मिला हुआ है जिससे एक सर्कल बन रहा है। ओके, सो दिस इज अ चेन ऑफ इन्फेक्शन, जिसके अंदर हमें पहले मिलेगा इन्फेक्शियस एजेंट। कौन है सर? इन्फेक्शियस एजेंट। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगाई हो। दूसरा हो सकता है रिजर्वायर। ओके, इन्फेक्शियस एजेंट कहां पे रहेगा? तो एक घर में रहेगा, वो है रिजर्वायर। ओके, रिजर्वायर कौन हो सकते हैं? तो कोई पर्सन के अंदर है, कोई एनिमल के अंदर है, या कोई मिट्टी के अंदर है, या कोई वहां पे जहां पे डेड सरफेस है, कहीं पे भी हो सकता है रिजर्वायर। देन तीसरा है जहां पे उन्होंने रहा है, वहां से पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा। क्या होगा? पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा। ओके, पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब अगर एनिमल में है या ह्यूमन में है, तो ह्यूमन में कहां कहां से? ब्लड से बाहर आ सकता है, वो जीआई ट्रैक से बाहर आ सकता है, स्किन से बाहर आ सकता है, स्पूटम के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा, कहीं से भी बाहर आ सकता है। दैट इज कॉल्ड एज पोर्टल ऑफ एग्जिट। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिशन कैसे होगा? मान लो अब वो बाहर तो आ गया, तो ट्रांसमिशन तो छींक कर दिए, मान लो एक आध पेशेंट ने स्नीजिंग कर दिया जिसको इन्फेक्शन था। ओके, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, तो और उन्होंने हाथ कोई डेड सरफेस पे रख दिया, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे वायरस है जो कि डेड सरफेस पे भी जिंदा रह पाएंगे। ओके, तो उसके लिए फिर वह एक हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन का माध्यम। ओके, व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन इसको कहेंगे। देन पोर्टल ऑफ एंट्री। फिफ्थ इज योर पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब क्या कि अब जो ससेप्टिबल होस्ट है, ओके, जो ससेप्टिबल होस्ट है उसके अंदर जाने का क्या रास्ता होगा? तो वो एक तो हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट, दूसरा हो सकता है ड्रॉपलेट जो डायरेक्टली पर्सन के बॉडी में चले गए, तीसरा हो सकता है हमारा ब्लड से, ब्लड के द्वारा। ओके, तो ये कोई भी पोर्टल ऑफ एंट्री हो सकती है। एंड द सिक्स्थ वन और द लास्ट वन इज द होस्ट। कौन होस्ट है? ओके, तो जो भी इम्यूनोलॉजिकल डिफिशिएंट पेशेंट है वह बेसिकली होस्ट हो सकते हैं। क्लियर है? ओके, सो दिस इज ए एक्चुअल चेन ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें हमने दिया है पहला। तो पहले, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है इस चेन ऑफ इन्फेक्शन में? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ तो जर्म्स होने जरूरी है। ओके, अगर कोई जर्म ही नहीं है तो कहां से इंफेक्शन होगा? ओके, तो सबसे पहले जर्म कैन बी ए एजेंट, उसको हम एजेंट भी कहेंगे। सो दैट कैन बी ए बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट। देन दूसरा है वेयर द जर्म लाइव। कहां पे रहते हैं जर्म्स? तो वो रह सकते हैं पर्सन के अंदर, एनिमल के अंदर, वाइल्ड एनिमल के अंदर, खाने के अंदर, सॉइल के अंदर और वाटर के अंदर। ओके, सो दिस इज ए रिजर्वायर। नेक्स्ट है हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट। कहां से बाहर निकलेंगे अगर इन यहां पे है तो वो माउथ के द्वारा, कट इन द स्किन ड्यूरिंग डायपरिंग और टॉयलेटिंग और ड्यूरिंग एनी क्लिनिकल प्रोसीजर्स। ओके, नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किस तरह से, कौन से रूट से ट्रांसफर होंगे? तो वो कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ड्रॉपलेट से, ओके, स्नीजिंग से, कफिंग से। ओके, नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री। कहां, कैसे एंट्री होंगी ससेप्टिबल होस्ट के अंदर? तो माउथ के द्वारा, कट इन द स्किन और आईज के द्वारा। ओके, और
ससेप्टिबल होस्ट कौन कौन है? तो छोटे बच्चे, बेबीज, एल्डरली पीपल, ओके, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे सारे ससेप्टिबल पर्सन है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ससेप्टिबल नहीं है, हम भी ससेप्टिबल है, कि किसी को भी हो सकता है, ओके, बट वी आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, ताकि हमने हेल्दी खाना खाया है, और अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक है तो इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या क्या है? सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड का नाम क्या है? तो स्टैंडर्ड मतलब सभी के लिए लागू होगा, सभी के लिए लागू होगा। सो इट इज अप्लाइड टू ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डायग्नोसिस। कोई भी पेशेंट अस्पताल में अगर एंट्री करता है तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लागू होते हैं। क्या क्या है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन? लास्ट क्लास में मैंने बताए थे 9 स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ओके। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हैंड हाइजीन, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल के 70% ऑफ इंफेक्शन एक ही हैंड हाइजीन से क्लियर हो जाते हैं, ओके। बट अब कभी मान लो हॉस्पिटल के अंदर अगर हैंड हाइजीन के लिए रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है, क्या हम इंफेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता, ओके। सो दैट इज व्हाई it is not just for important for the class, it is also important for the community, okay। हमारी कम्युनिटी के अंदर अगर हॉस्पिटल में एक बेसिक सैनिटाइजर की अगर सप्लाई नहीं है तो इट इज एन वेरी डिफिकल्ट इशू, ओके। सो ये हॉस्पिटल प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप रिसोर्सेस अवेलेबल करवाएं। देन पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये जरूरी है, ओके। अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव, अगर हमारे स्टाफ सेफ नहीं है तो आगे काम कैसे चलेगा? सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना जरूरी है। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, तो डब्ल्यूएचओ क्या कहते हैं सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस में? ओके, सिंगल सिरिंज, ओके, सिंगल सिरिंज, सिंगल पेशेंट एंड सिंगल यूज, ओके। एक सिरिंज एक पेशेंट के लिए एक ही बार, ओके। सो दिस इज ए डब्ल्यूएचओ का स्लोगन होता है कि एक सिरिंज एक पेशेंट के लिए एक ही बार यूज करनी है। रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स, ये सारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हमें फॉलो करने हैं। अब आते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन पे। ये क्लास हमारा पूरा कंपाइलेशन होने वाला है सारे इंफेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इंफेक्शन कंट्रोल से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे हम कवर कर पाएंगे, ओके। सो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, पहला ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था वो था हमारा प्रिवेंशन, ओके। प्रिवेंशन, क्योंकि हमें बचाना है उस पर्सन को या उस पेशेंट को जो कि ससेप्टिबल है इंफेक्शन के लिए, ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसमिशन बेस में प्रिवेंशन, ओके। सो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस कितने कितने हैं? तो उसके लिए हमने बताया था एबीसीडी, ये ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन होते हैं, ओके। ए फॉर एयरबॉर्न, बी फॉर ब्लडबॉर्न, सी फॉर कॉन्टैक्ट, डी फॉर ड्रॉपलेट, ओके। A for airborne, B for bloodborne, C for contact and D for droplet. These are the 4 transmission based precaution. तो उसके पहले सबसे पहला आता है हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड मतलब क्या कि सभी पेशेंट के लिए ये लागू होगा रिगार्डलेस ऑफ देयर डायग्नोसिस, ओके। ए फॉर एयरबॉर्न, एयरबॉर्न के अंदर आते हैं तो एयरबॉर्न में क्या है? तो हमें N95 मास्क यूज करना है। N95 मास्क किसमें यूज करना है? तो स्टाफ केयर कर रहा है उस पेशेंट की, वह N95 मास्क पहनेंगे। पेशेंट कहां पे रखेंगे? नेगेटिव प्रेशर रूम में। नेगेटिव प्रेशर का प्रेशर कितना होना चाहिए? -2.5 किलो पास्कल, ओके। -2.5 किलो पास्कल इसका प्रेशर होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है सर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 किलो पास्कल। हमारे ऊपर पृथ्वी का दबाव कितना है? 1 किलो पास्कल। फिर इस रूम का प्रेशर कितना होना चाहिए? -2.5 किलो पास्कल। इसका मतलब क्या होगा कि बाहर की हवा अंदर तो आएगी, बाहर की हवा अंदर तो आएगी लेकिन अंदर की हवा बाहर नहीं जा पाएगी, ओके। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर रूम। इसके अंदर हेपा फिल्टर्स भी जरूरी है। कौन से फिल्टर्स सर? हेपा फिल्टर। हेपा मतलब हाई एनर्जी एफिशिएंसी पार्टिकल्स, जो कि सारे पार्टिकल्स जितने भी उस कमरे के अंदर जनरेट हो रहे हैं वो सारे इस फिल्टर के द्वारा फिल्टर होकर ही हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ओके, ताकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कंटामिनेट ना हो।
देन ऐसे कौन से डिसीज है जिनको एयरबोर्न प्रिकॉशन की जरूरत हो सकती है? तो टीबी हो गया, मीजल्स हो गया, वेरिसेला हो गया, ये इनको हमें एयरबोर्न प्रिकॉशन की जरूरत है। ओके, देन आते हैं बी फॉर ब्लड बॉर्न। ब्लड बॉर्न में ट्रिपल एच, कल की क्लास में हमने देखा था, ट्रिपल एच, HIV, HbAcG एंड HCV, इनके लिए ब्लड बॉर्न प्रिकॉशन जरूरी है। सी फॉर कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट से कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो जैसे हमारा मीजल्स, चिकन पॉक्स हो गया, ओके, स्केबीज हो गया, पेम्फिगस वल्गैरिस हो गया, ये कॉन्टैक्ट से हो सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल तो वेरी कॉन्टेजियस है। ओके, सो इसके हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन मेंटेन करना है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में क्या क्या जरूरी है? तो गाउन और ग्लोव्स वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेशेंट सरफेस एरिया या पेशेंट को टच कर रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जरूरी है। देन ऐसे पेशेंट को हम प्राइवेट रूम दे सकते हैं या कोहोर्टिंग कर सकते हैं। इनका जो टॉयलेट या बाथरूम होगा ये सेपरेट रहेगा। ओके, सो ये हो गए हमारे ABCD ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। एक एक करके देखते हैं। एयरबोर्न प्रिकॉशन, एयरबोर्न में क्या आता है? एयरबोर्न में कौन से डिसीज आएंगे हमारे? चिकन पॉक्स, ओके, मीजल्स। सो इनको एयरबोर्न क्यों कहते हैं और ड्रॉपलेट में क्या फर्क है? तो एयरबोर्न इसीलिए कहते हैं कि इनका जो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है वो लेस देन 5 माइक्रोन है। ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, एयरबोर्न प्रिकॉशन वाले जो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया होते हैं वो लेस देन 5 माइक्रोन होते हैं। ओके, इसका एयरबोर्न का एक खासियत ऐसा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है और ये हवा में भी सस्पेंड करता है। ओके, इट सस्पेंड इन द एयर, ओके, एंड इट ट्रेवल्स टू द लॉन्ग डिस्टेंस। इसीलिए एयरबोर्न प्रिकॉशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी है। ओके, सो इसमें की रिक्वायरमेंट होती है कि नेगेटिव प्रेशर रूम होनी चाहिए और दूसरा है N95 रेस्पिरेटर और हेपा फिल्टर यूज करने हैं जहां पे भी ये पेशेंट रहेगा। ओके, एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट यही रहेंगे नेगेटिव प्रेशर वाली रूम में। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? सो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हैंड हाइजीन करना है। ओके, बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग द रूम पुट ऑन N95 फिट टेस्टेड मास्क। ओके, फिट टेस्ट करनी है, जो हमने कोविड में बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उस N95 मास्क को पहनना है, उसकी फिट टेस्ट करनी है, तभी अंदर एंटर करना है। दूसरा, वो मास्क कब निकालना है? तो मास्क तभी निकालना है जब आप उस कमरे से, नेगेटिव प्रेशर रूम से बाहर आओ, उस रूम का दरवाजा बंद हो जाए, उसके बाद आप उस मास्क को निकालना है। ओके, और उसके बाद हैंड हाइजीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो दिस इज समथिंग अबाउट एयरबोर्न प्रिकॉशन। सो कौन से डिसीज आते हैं उसके लिए MTV याद रखना है। ओके, MTV, व्हाट इज MTV? मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड वेरिसेला या डिसेमिनेटेड जोस्टर। ओके, सो MTV ये आते हैं हमारे एयरबोर्न प्रिकॉशन में। इट आल्सो इंक्लूड SARS, severe acute respiratory syndrome and your COVID-19। ओके, COVID-19 भी एयरबोर्न प्रिकॉशन में आएगा जब हम कोई एरोसोल जनरेटेड प्रोसीजर कर रहे हैं। COVID-19 ड्रॉपलेट में आता है, बट जब हम कोई भी एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर कर रहे हैं तब हमें एयरबोर्न प्रिकॉशन फॉलो करनी चाहिए। मैनेजमेंट क्या करनी है एयरबोर्न प्रिकॉशन वाले पेशेंट की? तो उनको सबसे पहले प्राइवेट नेगेटिव प्रेशर रूम दिया जाए, उनका जो दरवाजा, विंडोज है वो हमेशा क्लोज रहे, उस कमरे में कभी भी स्प्लिट AC ना लगाए, उस कमरे में जो नेगेटिव प्रेशर वाली रूम है उसमें कभी भी स्प्लिट AC नहीं होती है, उसमें हेपा फिल्टर्स होते हैं। ओके, और उस रूम का जो एयर एक्सचेंज है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एयर एक्सचेंज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 6 to 12 एयर एक्सचेंज पर आवर। ओके, ऑपरेशन थिएटर में कितनी होनी चाहिए? तो 16 से 20, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन थिएटर में पर आवर 16 से 20 एयर एक्सचेंज होती है, जिसके अंदर से 4 एयर एक्सचेंज जो है वो फ्रेश एयर होती है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। PPE फॉर नर्स, नर्स क्या PPE पहनेंगे? तो N95 मास्क, फिट टेस्टेड मास्क ही पहनेंगे। पेशेंट क्या पहनेगा? तो पेशेंट को हम यूजुअली मास्क नहीं देते हैं, बट जब हम पेशेंट के रूम में एंटर हो रहे हैं तो पेशेंट ने सर्जिकल मास्क पहनना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल मास्क पेशेंट पहनेगा, हम पहनेंगे N95 मास्क। पेशेंट को N95 मास्क नहीं देना है।
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट जो है वो सफर है रेस्पिरेटरी डिसीज से और उसको फिर सांस लेने में और डिफिकल्टी हो सकती है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, पार्टिकल साइज इसकी मोर देन 5 माइक्रोन है। अगर एक बड़ा पत्थर हम फेंकने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा दूर नहीं फेंक पाएंगे और वो तुरंत आके जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन अगर वही हम छोटे पत्थर के साथ करने का प्रयास करेंगे और उसको फेंकने की प्रयास करेंगे तो ये दूर भी जाएगा और जल्दी से नीचे नहीं गिरेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन होते हैं उनका जो पत्थर होता है या उनके जो बैक्टीरिया का साइज होता है वो बड़ा होता है। ओके, तो इसीलिए वह ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यूजुअली 3 फीट। इसीलिए हम आइडियली स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के 2 बेड के अंदर का बीच का साइज होता है 3 फीट। ओके, 2 बेड के बीच में मिनिमम 3 फीट का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। ओके, ऐसे वायरस जो ड्रॉपलेट में कई सारे डिसीज आते हैं, ओके, जो कि कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग के द्वारा भी फैल सकते हैं। ओके, सो दे डू नॉट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर एंड दे फॉल ऑन द हॉस्पिटल सरफेसेस। सो हमेशा 1 मीटर या 3 फीट का डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है बिटवीन 2 बेड्स। नेक्स्ट आता है ड्रॉपलेट डिसीज निमोनिक्स। ड्रॉपलेट डिसीज में कौन से डिसीज आते हैं? तो इसमें आता है स्पाइडरमैन, आपको याद रखना है इसके लिए। ओके, कौन सा याद रखेंगे? स्पाइडरमैन। एयरबॉर्न के लिए एमटीवी याद रखा है, ड्रॉपलेट के लिए हम स्पाइडरमैन याद रखेंगे। स्पाइडरमैन में जैसे कि एस फॉर सेप्सिस, स्कारलेट फीवर एंड स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, पी फॉर पर्टुसिस एंड न्यूमोनिया, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, D for diphtheria, that is pharyngeal diphtheria, then E for epiglottis, R for rubella, M for mumps, and AN for adenovirus. These are the these are the disease that transfer by the droplet nuclei. क्या याद रखेंगे? स्पाइडरमैन। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट के लिए हम उनको प्राइवेट रूम प्रेफर करेंगे या फिर कोहोर्टिंग कर सकते हैं। कोहोर्टिंग का मतलब क्या होता है? कोहोर्टिंग का मतलब कि 2 सेम डिसीज वाले पर्सन को हम एक साथ रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोहोर्टिंग। तो हम प्राइवेट रूम या कोहोर्ट कर सकते हैं इनको। एंड द डोर कैन बी रिमेन ओपन। ओके, सो पीपी फॉर नर्सेस, नर्सेस सर्जिकल मास्क पहनेंगे क्योंकि इनके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का साइज मोर देन 5 माइक्रोन है। और अगर जरूरत ना हो तो हम 3 फीट का डिस्टेंस भी पेशेंट के साथ मेंटेन करेंगे। अगर पेशेंट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो पेशेंट को सर्जिकल मास्क देना जरूरी है। ओके, और जहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पे बताना है कि पेशेंट का हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पे ड्रॉपलेट प्रिकॉशन फॉलो किया जाए। सो ऑलवेज पेशेंट जहां पे भी है, पेशेंट के कभी भी कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हैंड हाइजीन करना बहुत जरूरी है। देन मास्क आपको पहनना है जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा। ओके, और रिमूव करने हैं ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आफ्टर द पेशेंट केयर। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉन्टैक्ट। ओके, मोस्ट कॉमन मोड, क्योंकि बिना टच किए पेशेंट को हम तो केयर कर ही नहीं पाएंगे। ओके, और केयर करने के लिए हमें पेशेंट को टच करना पड़ेगा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट कॉमन या बहुत ज्यादा चांसेस है इंफेक्शन ट्रांसमिशन के, वो है कांटेक्ट के द्वारा। ओके, सो डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे हो सकता है? सो स्किन टू स्किन कांटेक्ट या शेकिंग हैंड्स। इसीलिए जापान के लोगों का बहुत अच्छा है, वो कभी भी हैंड शेक नहीं करते हैं, नमस्ते करते हैं। और हमारे भारत की संस्कृति भी यही कहती है कि हम नमस्ते करें। शेक हैंड तो ये अंग्रेजों की देन है जो कि हमें टालनी चाहिए, क्योंकि इससे इंफेक्शन भी ज्यादा फैलते हैं। ओके, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, टचिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जिसको हम फोमाइट कहते हैं। फोमाइट क्या है? तो ऐसे डेड सरफेसेस जहां पे हमारा बैक्टीरिया रह रहा है, लाइक बेड रेल्स, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है आपको। कैसे क्लीन करते हैं थर्मोमीटर को? तो बिफोर यूजिंग फॉर द पेशेंट एंड आफ्टर यूजिंग बाय द पेशेंट, ये कैसे क्लीन करना है दोनों का भी आपको कमेंट करना है।
कॉन्टैक्ट डिसीज न्यूमोनिक्स, कौन से डिसीज आते हैं कॉन्टैक्ट्स में, तो इसके लिए मिसेस वी याद रखना है। ओके, मिसेस वी कौन है, तो एम फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एमआरएसए या वीआरएसए। व्हाट इज एमआरएसए? एमआरएसए क्या है? एमआरएसए इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और वीआरएसए क्या है फिर? वीआरएसए दैट इज वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट। ओके, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये दोनों भी हमारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो कोई पेशेंट के ब्लड कल्चर के अंदर अगर इस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, ओके, एमआरएसए या वीआरएसए, तो उनके अंदर हम क्या फॉलो करेंगे, तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। तो इसके लिए क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे, तो जो पेशेंट का रूम होगा या जो पेशेंट का बेड होगा वहां पे हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का बोर्ड लगाना जरूरी है, फॉर हॉस्पिटल सेक, फॉर पेशेंट विजिटर सेक, ओके, और हमारे स्टाफ सेक के लिए। तो इसके लिए जरूरी है, तो वो हम बोर्ड फॉलो करेंगे। देन रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस जिसमें आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस, देन स्किन इंफेक्शन जैसे कि स्केबीज, एम्पेटिगो, पेडिकुलोसिस, ये सारे कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होंगे। W फॉर वुंड इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन अगर कोई वुंड में बैक्टीरिया है, स्टैफ है, स्ट्रेप्टोकोकस है। E फॉर एंटेरिक इन्फेक्शंस जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, ओके, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, तो ऐसे पेशेंट को हम सेपरेट रूम प्रेफर करते हैं, सेपरेट टॉयलेट या सेपरेट पेशेंट केयर इक्विपमेंट हमें देने हैं। E फॉर आई इन्फेक्शन जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस, ये सारे कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी होगा, पेशेंट से कांटेक्ट में बचने के लिए, अगर केयर कांटेक्ट ही नहीं करना है तो केयर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैंड हाइजीन और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है ग्लव्स। ओके, हमेशा याद रखना, ग्लव्स इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर योर हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के लिए ग्लव्स सब्सटीट्यूट नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जब ग्लव्स पहन लिया तो उसके बाद आपको हैंड हाइजीन करने की जरूरत नहीं है। ग्लव्स कैन बी ए पंक्चर, ओके, ग्लव्स के अंदर पंक्चर हो सकता है। तो इसीलिए हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर एंड आफ्टर द ग्लव्स। मैनेजमेंट कैसे करेंगे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का, तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के लिए हमारे पास ग्लव्स और गाउन होना इंपॉर्टेंट है। बिफोर एंटरिंग और बिफोर एग्जिट करने से पहले इक्विपमेंट, डेडिकेटेड इक्विपमेंट, पेशेंट को एक पर्सन के लिए या एक पेशेंट के लिए सेपरेट इक्विपमेंट जैसे कि बीपी कप, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, ये पेशेंट के लिए एक सेपरेट होनी चाहिए। हैंड हाइजीन हमेशा सोप एंड वाटर से करना है। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल के लिए हम अल्कोहल बेस हैंड हाइजीन नहीं करते हैं, ओके, हैंड रब नहीं करते हैं क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, सोप एंड वाटर का हैंड वॉश ही करना है। ओके, हैंड वॉश हमेशा क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल वाले पेशेंट को, ओके, और पेशेंट ने भी करना है ये चीज, स्टाफ ही नहीं पेशेंट ने भी करना है। नेक्स्ट आता है रिवर्स प्रिकॉशन, ओके, या रिवर्स आइसोलेशन या प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। रिवर्स आइसोलेशन मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जिस पर्सन को इंफेक्शन है उससे औरों को बचा रहे थे। अब हमें क्या करना है कि ऐसा कोई पेशेंट है हमारे पास जिसका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है, जैसे कोई पेशेंट कीमोथेरेपी पे है, जैसे ल्यूकेमिया का पेशेंट है, या फिर कोई पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या सीवियर बर्न वाला पेशेंट है। ऐसे पेशेंट में हमें किसको बचाना है, पेशेंट को बचाना है विजिटर से, स्टाफ से, हॉस्पिटल एनवायरमेंट से पेशेंट को बचाना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल कम है। तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, तो हम ऐसे पेशेंट को रखेंगे सर पॉजिटिव प्रेशर रूम में। पॉजिटिव प्रेशर मतलब हमने बोला था नेगेटिव प्रेशर रूम में 2.5 किलो पास्कल का प्रेशर होता है, 2.5 किलो पास्कल का प्रेशर होता है नेगेटिव प्रेशर रूम में। तो पॉजिटिव में कितना होगा सर, प्लस 2.5 होगा किलो पास्कल का प्रेशर, प्लस 2.5 होगा। ओके, तो इस पेशेंटों को हम कहां पे रखेंगे, पॉजिटिव प्रेशर रूम में, जिसका प्रेशर प्लस 2.5 होगा। इसका मतलब क्या है,
तो इसका मतलब उस पेशेंट के रूम के अंदर की हवा बाहर जा सकती है। ओके, क्योंकि अंदर रूम के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो हवा बाहर जाएगी, लेकिन बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, तो पेशेंट को इन्फेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। ओके, ऐसे में हमें कोई भी जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो किसी को भी फ्रेश फ्लावर को अलाउड नहीं करना है, फ्रेश प्लांट को अलाउड नहीं करना है, लाइव प्लांट को, और रॉ फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं देने हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मिलेंगे ही, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीजें अवॉइड करनी है। नर्स शुड नॉट हैव एक्टिव इन्फेक्शंस। ओके, एक्टिव इन्फेक्शन और एक्टिव वैक्सीन भी नहीं लगा होना चाहिए उनको। ओके, तो ऐसे पेशेंट को हम प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम द डिसीजेस। नेक्स्ट है हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन के 5 मोमेंट्स आपको एग्जाम में जरूर पूछते हैं। अब एग्जाम में नॉर्सेट में पूछा गया था थर्ड मोमेंट कौन सा है हैंड हाइजीन का। ओके, तो इस तरह से आपको 5 मोमेंट याद ही रखने हैं। पहला मोमेंट है हमारा बिफोर टचिंग द पेशेंट। पहला कौन सा है? 5 मोमेंट्स है। ओके, मोमेंट्स है, स्टेप्स और मोमेंट्स अलग है। तो 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, जिसमें पहला है बिफोर टचिंग पेशेंट। पेशेंट को टच करने से पहले, कोई भी पेशेंट हो, इसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। ओके, दूसरा है बिफोर एनी क्लीन एंड असेप्टिक प्रोसीजर। ओके, तो हमारे क्या है? 2 बिफोर 3 आफ्टर, 2 बिफोर 3 आफ्टर। ओके, तीसरा है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। फोर्थ है हमारा आफ्टर टचिंग पेशेंट, एंड फिफ्थ है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। ओके, सो ये 5 मोमेंट्स है हमारे हैंड हाइजीन के, याद रहेंगे। 5 मोमेंट्स, 2 बिफोर 3 आफ्टर है, बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर एनी क्लीन और असेप्टिक प्रोसीजर। थर्ड है आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। फोर्थ है आफ्टर टचिंग पेशेंट, एंड फिफ्थ है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। क्लियर सबको? ओके, ये 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन याद रखनी है। हैंड रब वर्सेस हैंड वॉश, इसमें क्या डिफरेंस है? तो हैंड रब जो है वो 20 to 30 सेकंड करते हैं, हैंड वॉश हम 40 to 60 सेकंड कहते हैं। इंडिकेशन क्या है हैंड रब के लिए? तो जब आपका हाथ विजिबली डर्टी नहीं है, ओके, और रूटीन केयर एरिया में हम हैंड रब यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। ओके, बट हैंड वॉश कब जरूरी है? जब आपके हाथ विजिबली डर्टी है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल का पेशेंट है, तो इसमें हैंड वॉश मस्ट है। सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो आप, कोई एक इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हो, तो वहां पे हैंड वॉश जरूरी है। ओके, सर्जिकल स्क्रब 3 से 5 मिनट का होता है। ये सर्जिकल स्क्रब कैन बी ए अल्कोहल बेस और इट कैन बी ए वाटर एंड सोप बेस। ओके, जिसका ड्यूरेशन जो है 3 से 5 मिनट तक रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर। सो मीजल्स रिक्वायर, मीजल्स को कौन सा प्रकार का आइसोलेशन चाहिए? तो मीजल्स हमने देखा था MTV। ओके, क्या देखा था सर? MTV, एयरबोर्न प्रिकॉशन के लिए, एयरबोर्न प्रिकॉशन के लिए MTV, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड वेरिसेला। ड्रॉपलेट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो 3 फीट का डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस कितना होगा? एयरबोर्न में 6 फीट का डिस्टेंस। ओके, 6 फीट या 2 मीटर का डिस्टेंस। ओके, हमेशा 2 मीटर की दूरी बनाए रखे, ये कोविड में बहुत बार हमने देखा है। ओके, देन एयरबोर्न रूम प्रेशर, एयरबोर्न का जो रूम प्रेशर है वो कितना होना, कैसे होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। कितना? -2.5 किलो पास्कल। क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल में क्या रिक्वायर है? सोप एंड वाटर का वॉश। हैंड रब इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, हैंड रब रिकमेंड हम नहीं करेंगे। ओके, अब डॉनिंग के सीक्वेंस क्या है? तो डॉनिंग का सीक्वेंस कैसे? GMGG। ओके, GMGG, बॉटम अप। ओके, जो बॉटम है वहां से अप तक हमें जाना है। तो सबसे पहले गाउन पहनेंगे, उसके पहले हमारे शू कवर वगैरह सब पहने हैं, गाउन पहनेंगे, उसके बाद मास्क पहनेंगे, गॉगल्स पहनेंगे, और देन लास्ट में ग्लव्स पहनेंगे। ओके, और जब इसका डॉफिंग का सीक्वेंस पूछा जाए, डॉफिंग का सीक्वेंस पूछा जाए, तो वो है हमारा सबसे लास्ट में हमें सबसे जो लास्ट में पहना था उसको पहले निकालना है, जैसे कि हमारे ग्लव्स। ओके, ग्लव्स को सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि वो मोस्ट कंटामिनेटेड है। गॉगल्स, देन गाउन, एंड देन लास्ट में मास्क निकालना है।
हर एक स्टेप के बीच में आपको हैंड हाइजीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? हैंड हाइजीन जरूरी है। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 4 कलर कोडेड बिन है। कौन सा है? येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू कलर का। येलो में क्या जाएगा? सारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ओके। देन गॉज पीसेस, कॉटन्स, ये सारा हमारा, प्लस हमारा जाएगा ब्लड बैग। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड बैग जरूर जाएगा येलो में। सारा साइटोटॉक्सिक वेस्ट, रेडियो एक्टिव मटेरियल सारे जाएंगे हमारे येलो बैग में। रेड में क्या जाएगा? इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट जाएगा, सिरिंज, ट्यूबिंग, फ्लोलिस कैथेटर, आईवी ट्यूबिंग्स, आईवी बॉटल्स, ये सारा जाएगा हमारा रेड के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ब्लू कलर का, जिसमें हम मेटेलिक इंप्लांट, ग्लासवेयर, ब्रोकन ग्लास, ये सारा डालते हैं। और नेक्स्ट आता है टेम्पर प्रूफ, पंक्चर प्रूफ, व्हाइट ट्रांसलूसेंट कंटेनर, जिसके अंदर हमारा सारे शार्प्स जाते हैं। ओके, सो ये बायोमेडिकल वेस्ट के कलर कोडेड बिन। येलो बिन में क्या जाता है? तो सॉइल्ड और ब्लड सोक, कॉटन, गॉज वगैरह, एक्सपायर मेडिसिन, केमिकल वेस्ट और फेस मास्क ऑफ कोविड-19 पेशेंट। नेक्स्ट रेड बिन में क्या जाता है? तो प्लास्टिक एंड ट्यूबिंग्स विच इज कंटामिनेटेड, एंड उसका क्या होता है? फिर रिसाइकल होता है। तो इसीलिए इन सब को पहले प्री ट्रीट किया जाता है। प्लास्टिक और ट्यूबिंग्स में जैसे ट्यूबिंग, आईवी सेट, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंज विदाउट नीडल, ओके, सिरिंज विदाउट नीडल। विथ नीडल अगर है, उसकी नीडल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम कहां डालना है? वह हमें इन पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डालना है। ग्लव्स हमारे जाएंगे रेड बीन के अंदर। नेक्स्ट आता है शार्प वेस्ट। ओके, शार्प कहां पे जाएगा? तो शार्प दो प्रकार के हैं, एक तो कांच वाले, एक है मेटल वाले। तो कांच वाले शार्प जो है वो सारे हमारे जाएंगे कार्डबोर्ड बॉक्स में, ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स में। और जो हमारे मेटल वाले शार्प्स है वो जाएंगे हमारे नीडल, स्कालपेल, ब्लेड, ये पंक्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर। स्पिलेज मैनेजमेंट। स्पिल मैनेजमेंट के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था, स्पिल 3 प्रकार के थे। एक बायोलॉजिकल स्पिल जिसमें ब्लड, बॉडी फ्लूइड था। दूसरा था हमारा मर्क्यूरी स्पिल, ओके, और तीसरा था केमिकल स्पिल। ये 3 प्रकार के स्पिल हमने कल देखे थे। बायोलॉजिकल स्पिल के लिए हमने 1% और या फिर लार्ज स्पिल के लिए 10% हमने यूज किया था। वह फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड था, क्योंकि उसके अंदर हमने जो है फ्रेशली प्रिपेयर क्यों करना है? क्लोरीन गैस वो रिलीज हो जाती है। ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड था, ये हम कभी भी वोमिटस और यूरिन के ऊपर यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि उसमें से क्लोरामाइन गैस निकलेगी जो कि टॉक्सिक होती है। नेक्स्ट हमने देखा था केमिकल वेस्ट के लिए एसिड ऐश हमने यूज करना है, ओके, और सोडा बाइकार्बोनेट का पाउडर यूज करना है टू न्यूट्रलाइज द एसिड और बेस। देन मर्क्यूरी स्पिल के अंदर हमें वैक्यूम नहीं करना था, विंडोज और डोर्स को ओपन रखना है, ओके, ये हमने कल की क्लास में देखा था। नीडल स्टिक इंजरी का प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहले क्या करना है? द फर्स्ट एक्शन होगी हमारी हैंड वॉश करना। बेस्ट एक्शन क्या थी? प्रिवेंशन करना, ओके। सो हाथ को वॉश करना है अंडर रनिंग वाटर, सोप माइल्ड सोप यूज कर सकते हो, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज नहीं करना है। स्क्वीज सक नहीं करना है। देन रिपोर्ट करना है सुपरवाइजर को और इंफेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट को। उसके बाद पर जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है वो हम यूज करेंगे। और बेसिकली इसके अंदर टेस्टिंग होगी 0 डे पे, 6 वीक पे, 3 मंथ पे और 6 मंथ पे। पीईपी स्टार्ट कब करने हैं? तो विद इन 2 आवर। विद इन 2 आवर इज द बेस्ट आइडियल टाइम, और क्लिनिकल सेटिंग में एक्सेप्टेबल टाइम है 72 घंटे के अंदर। अगर 72 घंटे क्रॉस हो जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? रिप्लिकेशन हो जाएगा वायरस का, और फिर यह जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट का कंपैरिजन एक और स्लाइड में करते हैं। जैसे एयरबॉर्न का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज है वो छोटा है, मतलब ये छोटा पत्थर है,
ये छोटा पत्थर क्या करेगा सर, बहुत दूर जाएगा। इसके लिए डिस्टेंस कितना जरूरी है, 6 मीटर का डिस्टेंस जरूरी है। ओके सॉरी 6 फीट का डिस्टेंस 2 मीटर, ओके 2 मीटर। यहां पे ड्रॉपलेट का जो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है वो मोर देन 5 माइक्रोन है, तो इसके लिए डिस्टेंस जरूरी है 1 मीटर या 3 फीट। मास्क, इसमें एयरबॉर्न प्रिकॉशन में हम N95 मास्क यूज करेंगे, ड्रॉपलेट में हम सर्जिकल मास्क यूज करेंगे। वेंटिलेशन, नेगेटिव प्रेशर रूम में एयरबॉर्न वाले पेशेंट को रखेंगे, ड्रॉपलेट वाले पेशेंट को हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या प्राइवेट रूम यूज करेंगे। डोर जो है वो एयरबॉर्न वाले प्रिकॉशन पेशेंट को हमेशा क्लोज रहनी चाहिए। डोर कैन बी ओपन फॉर द ड्रॉपलेट पेशेंट। प्लासेंटा कहां पे जाएगा, तो प्लासेंटा क्या है सर, एक ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। कोई भी बॉडी का कटा हुआ पार्ट, डेड पार्ट जो है वो हमारा येलो बैग में जाएगा। तो कहां जाएगा सर, येलो बीन में जाएगा। अब डेड फीटस कहां पे जाएगा, ओके सो डेड फीटस हमारा जाएगा, हाँ कहां पे जाएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में, येलो कलर बैग में। ब्रोकन एम्पूल कहां पे जाएंगी, तो ब्लू कलर कार्डबोर्ड बॉक्स में। नीडल स्टिक इंजरी का फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपको फर्स्ट पूछा है, तो फर्स्ट है वॉश विथ सोप एंड वाटर। बेस्ट क्या है, तो बेस्ट है हमारा प्रिवेंशन। ओके ग्लोव्स कहां पे जाएंगे, तो रेड कलर के, क्योंकि ये इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज रिक्वायर एयरबॉर्न प्रिकॉशन, कौन से डिसीज में एयरबॉर्न प्रिकॉशन की जरूरत है। एयरबॉर्न, हमने एयरबॉर्न के लिए क्या याद रखा था, एयरबॉर्न के लिए MTV, ओके मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड वेरिसेला। कौन सा है इसमें, कौन सा है, ओके तो मीजल्स, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी इन्फ्लुएंजा, पर्टुसिस और मम्स के लिए हमें क्या चाहिए, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर रिमूविंग और डॉफिंग द पीपी, डॉफिंग कैसे करना है, पीपी रिमूव कैसे करने हैं, जो मोस्ट कंटामिनेटेड है वो सबसे पहले निकालना है, दैट इज अवर ग्लव्स। तो इसमें देख लीजिए पहले ग्लव्स किस में है, ओके मास्क सबसे लास्ट में निकालेंगे मास्क, ओके गाउन, गाउन नहीं है, गॉगल्स, गॉगल्स भी नहीं है, ग्लव्स, ओके सो ग्लव्स हमें सबसे पहले निकालने हैं बिकॉज इट इज मोस्ट कंटामिनेटेड। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग का अब यहां पे मिनिमम टाइम पूछा है, मिनिमम, आप मैक्सिमम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 5 ही मिनट में करना है। अगर आपका हाथ इधर उधर कहीं टच हो जाए तो वापस आपको पूरा कंप्लीट हैंड हाइजीन सर्जिकल हैंड स्क्रब करना पड़ेगा। ओके सो मिनिमम टाइम पूछा है तो वो है हमारा 3 to 5 मिनट। हैंड वॉश का टाइम कितना है, हैंड वॉश का 40 to 60 सेकंड। नेक्स्ट है हैंड रब का टाइम कितना है, तो हमारा 20 to 30 सेकंड। N95 रेस्पिरेटर इज मैंडेटरी फॉर विच कंडीशन, तो N95 रेस्पिरेटर कौन सी कंडीशन में चाहिए, तो MRSA में क्या चाहिए हमें, MRSA में कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन चाहिए, यहां पे चाहिए कॉन्टैक्ट, ओके जिसमें चाहिए हमें ग्लव्स। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में चाहिए हमें एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ओके और अगर स्टाफ है तो वो पहनेंगे N95 रेस्पिरेटर। ओके वायरल हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस में हमें चाहिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट और ब्लड बॉर्न। ओके टाइफॉइड फीवर में, टाइफॉइड ये एक इन्फेक्टिव डिसीज है, इसमें भी हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करेंगे। क्लियर है सबको। अ पेशेंट विथ ल्यूकेमिया जिसका WBC काउंट बहुत कम हो गया है, ओके ऐसे पेशेंट को हम कौन सा आइसोलेशन देंगे, तो हम इसमें देंगे प्रोटेक्टिव आइसोलेशन या रिवर्स आइसोलेशन। ओके कौन सा देंगे सर, रिवर्स आइसोलेशन। कॉन्टैक्ट किस में देंगे, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए हमने स्पाइडरमैन को याद रखना है, स्पाइडरमैन, कॉन्टैक्ट के लिए स्पाइडरमैन। रेस्पिरेटरी आइसोलेशन किस में चाहिए,
रेस्पिरेटरी के लिए हमने देखा था MTV फॉर एयरबोर्न, ओके, MTV फॉर एयरबोर्न, क्लियर। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हमारे सारे पेशेंट को यूज होगा। ब्लड स्पिलेज ऑन द फ्लोर शुड बी क्लीन। ब्लड स्पिल किससे क्लीन करेंगे हम? ब्लड स्पिल करेंगे हाइपोक्लोराइड से। वो कितना स्पिल हुआ है उसके बेसिस पर हम कर सकते हैं, ओके। तो अगर मेजर स्पिल है तो हम प्योर यूज करेंगे, माइनर है मतलब लेस देन 10 ml है तो वो उसके लिए हम 1% हाइपोक्लोराइड यूज करेंगे। फ्यूमिगेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। फ्यूमिगेशन इन ओटी used to be formaldehyde. Now fogging with hydrogen peroxide plus silver nitrate is preferred than the formalin. Formalin अभी बैन कर दिया है, फॉर्मेलिन से नहीं करना है, हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट से फॉगिंग करनी है ओटी की। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर पूछा जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट्स और इसका प्रेशर होता है 15 किलो पास्कल। ग्लूटाल्डिहाइड 2% सॉल्यूशन यूज करना है एंडोस्कोप का रीप्रोसेसिंग के लिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इथिलीन ऑक्साइड का गैस, जो आइटम्स हमारे हीट सेंसिटिव है जैसे कि हमारा अम्बू बैग, ओके, अम्बू बैग ट्यूबिंग्स, ओके, इनको हम कहां पे कैसे यूज करेंगे? तो हम ईओ गैस, दैट इज इथिलीन ऑक्साइड गैस, इथिलीन ऑक्साइड गैस को यूज करते हैं, क्लियर। अगेन वन मोर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इंफेक्शन। नोजोकोमियल मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन, जो पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद आफ्टर 72 आवर्स, सॉरी आफ्टर 42 आवर्स, जब जिसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन होता है, ओके, जो प्रीवियसली नॉर्मल था पेशेंट, उसको हॉस्पिटल के आने के बाद, भर्ती होने के बाद 48 घंटे में हो रहा है, तो उसको नोजोकोमियल इंफेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन कहेंगे, ओके। सो जो कि है मोस्ट कॉमन है यूटीआई, ओके, जिसके अंदर कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन होता है। बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट क्रॉस इंफेक्शन, क्रॉस इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? हैंड वॉशिंग, ओके। देन डिसइंफेक्टेंट फॉर एचआईवी स्पिल, एचआईवी स्पिल के लिए भी हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज करना है, कोई भी ब्लड हो सोडियम हाइपोक्लोराइड। वोमिटस में हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज नहीं करना है। वोमिटस में क्या करना है? पहले सोप एंड वाटर से क्लीन करेंगे, जो भी वोमिटस है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद ही हमें जो है डिसइंफेक्टेंट यूज करने हैं। पॉजिटिव प्रेशर रूम कौन से पेशेंट में देंगे? जिस पेशेंट में ल्यूकेमिया है, कीमोथेरेपी का पेशेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, या जिस पेशेंट को बर्न है या कैंसर है। एक क्लिनिकल सिनारियो है कि यू आर असाइंड टू अ पेशेंट डायग्नोस्ड विथ डिसेमिनेटेड हर्पीज जोस्टर, अभी जो हमने देखा था MTV, ओके। तो हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा? ऐसे पेशेंट में डिसेमिनेटेड हाइपर जोस्टर का, हर्पीज जोस्टर का इंफेक्शन है, इसमें क्या करेंगे हम? तो हमारा बेस्ट एक्शन प्लान रहेगा कि उस पेशेंट को आइसोलेट करें, स्प्रे सेपरेट रूम देंगे। कौन सी रूम देंगे सर इस पेशेंट को? नेगेटिव प्रेशर रूम देंगे, ओके। जो स्टाफ उसकी केयर कर रहा है उसने कोई भी एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं किया हो या उसको कोई भी एक्टिव डिसीज ना हो, ओके। नेक्स्ट, नेगेटिव प्रेशर रूम, N95 मास्क, गाउन, ग्लोव्स हम उस स्टाफ को प्रोवाइड करेंगे और उसी स्टाफ का, वही स्टाफ उस पेशेंट की केयर करेगा जिसका वेरिसेला का इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, ओके। एयरबोर्न प्रिकॉशन कौन से है? MTV, ओके। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, फ्लू, मेनिंजाइटिस, पर्टूसिस, इसमें सर्जिकल मास्क की जरूरत है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जिसमें MRSA, VRSA, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ओके, जिसमें गाउन और ग्लोव्स की जरूरत होती है। और प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन या प्रोटेक्टिव आइसोलेशन जिसमें हमें पेशेंट को बचाना है इंफेक्शन होने से, तो उसमें बर्न, ल्यूकेमिया, कीमोथेरेपी और हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट आएगा। सो दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास। क्लास रिपीट लेने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि यहां से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, ओके। सो सक्सेस रिप्रेजेंट द 1% ऑफ योर वर्क, जो कि रिजल्ट होता है 99% लोग जो नहीं करते हैं, ओके।
जिसको लोग कहते हैं कि ये फेल हो जाएगा। ओके, आज एक क्लास अगर हमने अटेंड कर लिया तो ये सक्सेस नहीं करवाएगा, लेकिन जो रोज एक क्लास आप अटेंड करवाते हो तो एक महीने के 30 क्लास आप अटेंड कर रहे हो। ओके, और ये 30 क्लास जब रिपीटेड आप 5-6 महीने के लिए करोगे तो सिलेक्शन तो पक्का है सर। ओके, क्लास अटेंड करनी है, नोट्स लिखने हैं और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं, बस यही 3 सिंपल फॉर्मूला है कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है बड़ा बड़ा बुक लो, बड़े बड़े किताबें पढ़ो, क्योंकि नर्सिंग में तो सब कुछ पढ़ लिया सर। अब हमें चाहिए रिवीजन और रेफरेंस, स्टैंडर्ड बुक से रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे आज। ओके, तो यही मंत्र है। सभी से निवेदन रहेगा, क्लास को रोज अटेंड करना है, टेस्ट सॉल्व करनी है, नोट्स निकालने हैं और रिवीजन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ओके, तो रिवीजन करेंगे आगे आने वाली एमसीआरई एग्जाम में। जो भी पर्सन पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, सभी से निवेदन रहेगा आप टेस्ट सीरीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स हम निकाले हैं, सारे नोट्स को जरूर याद रख लेना। ओके, चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है।